आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की। आज भारत में चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण काल के शुरू होने के 9 घंटे पहले यानी कि सुबह 8 बजे से ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण ही देखने को मिलेगा। आज शाम चंद्रोदय के समय से ही ग्रहण भारत में दिखने लगेगा। ग्रहण शाम 4:23 से शाम 6:19 तक दिखाई देगा। आपको बताएं ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसके साथ ये भी जानकारी दे दें कि 15 दिनों के अंतराल में ये दूसरा ग्रहण है। इससे पहले 25 अक्टूबर को भारत में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। भारत के अलावा चंद्र ग्रहण दुनिया में कहां-कहां दिखाई देगा ये भी हम आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया पैसिफिक में ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। तो देखिए, अब चंद्र ग्रहण के सूतक काल की बात करें तो 8 बजे से शुरू हो जाएगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसीलिए देश के कई राज्यों में इसे देखा जा सकेगा। चंद्रोदय के समय जहां शाम 4:19 से यह ग्रहण देखा जा सकेगा। कहां कहां दिखाई देगा ग्रहण ये भी हम आपको बताते चलें। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी हम आपको बताएं। इसके अलावा आप देखिए, ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। समय है 4:23 से 6:19 तक का। इस दरमियान देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण। कई राज्यों में आंशिक, जबकि कई राज्यों के लिए यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। 8 बजे से सूतक लग जाएगा। 4:23 के से शुरू होकर 6:19 पर भारत में देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण। तो 4:23 पर चंद्रोदय का वक्त माना जाता है और इस वक्त से यह माना जा रहा है कि इस ग्रहण को देखा जा सकता है। कई राज्यों में पूर्ण तौर पे तो कहीं आंशिक तौर पर इस ग्रहण को देखा जाएगा। 8 नवंबर 2022। और अब देखिए चंद्र ग्रहण को लेकर के किस तरीके की खगोलीय घटनाएं बनती हैं। ज्योतिष इसके बारे में क्या सोचता है, किस तरीके से तमाम राशियां प्रभावित होती हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे हमारे खास कार्यक्रम के भी जरिए। हमारी स्पेशल कवरेज है जिसमें आप जुड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे सूतक लगने के बाद और सूतक लगने से पहले चंद्र ग्रहण की स्थिति रहेगी, तमाम राशियों के ऊपर कैसे प्रभाव रहेंगे। ग्रहण की पूर्ण और आंशिक अवस्था की बात करें तो ये पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगी। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना, ये तमाम चीजें बेहतर मानी जाती हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पैड़ी पर आज आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में मेला लगता है। चंद्र ग्रहण के चलते सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे और कार्तिक पूर्णिमा में स्नान को लेकर पुख्ता इंतजाम बताए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र को 9 जोन 33 सेक्टर्स में बांटा गया है। ट्रैफिक व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी बताई जा रही हैं। हालांकि इस बार पूर्ण मेला या फिर मेले में जिस तरीके से पूरे दिन का ये मेला लगता है वैसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक 8 बजे ही लग जाएगा और सूतक लगने की वजह से ये माना जा रहा है कि पूर्णिमा का ये मेला वैसे हर साल जैसा नहीं, लेकिन फिर भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और स्नान ध्यान करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हर की पैड़ी पर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। ट्रैफिक के भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि गंगा स्नान के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये बात और है कि इस बार ग्रहण के दौरान 8 बजे से सूतक लग जाएगा। तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पूरे देश से श्रद्धालु पहुंचते हैं हर की पैड़ी। और कल महादेव की नगरी काशी में देव दीपावली का भव्य रूप दिखाई दिया। पूरी वाराणसी दियों से, बिजली की झालरों से रोशनी में नहाई दिखाई दी। काशी के घाटों की अगर बात करें तो एक लाइन से जलते लाखों दियों और भव्य काशी का एरियल व्यू सामने आया है। ये देखिए आप, काशी को फिल्माया गया जब आसमान से, तो कुछ ऐसा नजारा, कुछ ऐसी सुंदर छटा देखने को मिली। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जगमग दिए दिखाई दे रहे हैं। आसमान तक सराबोर इस रोशनी की एक झलक है और उस झलक की वजह से आप अंदाजा लगाइए
कि काशी के इन घाटों की छटा कैसी रही होगी। कल देवों की दीपावली के मद्देनजर ये नज़ारा देखने को मिला। भव्य नज़ारा था। फिल्माने के लिए दूर दूर से फोटोग्राफर और तमाम प्रोफेशनल इस मौके पर रुख करते हैं काशी का, और काशी वैसी ही सजी धजी नजर आई, इतनी ही खूबसूरत नजर आई। ये देखिए आप। आस्था, संस्कृति और परंपरा के पावन पथ पर देव दीपावली का पर्व। इस मौके पर भगवान शिव की नगरी काशी विहंगम स्वरूप में नजर आई। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी मंद पड़ती गई, भगवान विश्वनाथ की नगरी वाराणसी देव दीपावली की छटा और निखरती चली गई। गंगा से सटे हुए घाट, मठ, मंदिर, हर किसी की छवि स्वर्ण से भी सुंदर थी। वाराणसी में देव दीपावली पर 10 लाख दिए जलाए गए। नूतन से भी नव्य, भावनाओं से भी भव्य, दीपोत्सव का दिव्य आभा मंडल, सितारों से झिलमिल रंगोली के रंगों में रंगी भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी, और इसे देख बम बम बोल उठी वाराणसी। के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि बड़े अड़भंगी लोग हैं, बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं यहाँ, लेकिन मैंने यहाँ के लोगों का चरित्र आपके सामने उकेरा है कि बड़ी बड़ी बदमाशी करते काशी के वासी पर दिल से हैं भोले, क्योंकि भक्त हैं ये उनके जो औघड़ हैं। खुश हो गए तो देते नौगढ़ हैं, कहते हैं जिनको शंकर अविनाशी, रांड यहाँ सांड यहाँ सीढ़ी सन्यासी, बस बाबा यहाँ के बाकी सब प्रवासी, कोई सोता ना भूखा ना रहती उदासी, सब अपनी ही मस्ती में मस्त होकर रहते, सब भोले की कश्ती में गश्त करते रहते। कोई खाता है पान और चलाता जुबान, कोई पीता लिकर नहीं करता फिकर, कोई पी करके भंग रहता मस्त मलंग, दुनिया को सिखाता है जीने का ढंग, बहुत रंगीन काशी बहुत इसके रंग। काशी के घाटों की श्रृंखला और उन घाटों पर मंत्रोच्चार की ध्वनि के बीच आस्था की रोशनी से प्रज्वलित असंख्य दीप। ये काशी की देव दिवाली है, जिसकी हर छटा निराली है। वाराणसी के घाट, रास्ते, मठ और मंदिर, जिनकी आभा स्वर्ग से भी सुंदर। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और मान्यता है किसी भगवान शिव शंकर ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके बाद काशी की धरा पर देवताओं ने दीपावली मनाई थी, और इसी परंपरा के प्रकाश में रोशन है वाराणसी। गंगा की जलधारा देव दीपावली के पर्व पर लहलहा उठी। नदी के लहरों के उस तट की रेत दीपों से जगमगा उठी। हम लोग यहाँ पे स्टडी के लिए आते हैं मैम। मैं लॉ कर रही हूँ यहाँ पे। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे, कि हर हर महादेव शंभो। बहुत बड़ा दिन है आज, तो शिव जी का दिन है, सब भगवान का दिन है, हिंदू भगवानों का बहुत बड़ा दिन है। बहुत सुंदर भी कार्यक्रम हुआ है। गंगा आरती में तमाम लोग शामिल हुए, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर। पूरा काशी अंदाजा लगा सकते हैं आप, सिर्फ जमीन पर ही नहीं है बल्कि आसमान में भी ठीक उसी तरह से दीप जलाए जा रहे हैं। भोले के नाम से गुंजायमान पूरा काशी। जरा इस बात की तस्दीक करिए कि किस तरह से देव दीपावली के दिन सिर्फ यही नहीं, नदी के उस पार भी लाखों दिए जलाए गए हैं, जहाँ पर पूरी तरह से ग्रीन आतिशबाजी यानी कि इको फ्रेंडली आतिशबाजी की जाएगी। हर घाट पर इसी तरह से तैयारी, हर घाट पर इसी तरह से भीड़। आमतौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण के चलते देव दीपावली का भव्य पर्व एक दिन पहले मनाया गया, लेकिन इससे देव दीपावली की दिव्यता और भव्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही भक्तों के उत्साह में। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और लखनऊ में गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम, गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम के शामिल होने की खबर है। सुबह 8:40 पर गुरुद्वारा पहुंचेंगे सीएम योगी, और आज मथुरा के 2 दिन के दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी। मथुरा में आयोजित महारास कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने आयोजित किया है ये कार्यक्रम। कल कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे सीएम। गुरुकुल के छात्रों को संबोधित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे से मथुरा पहुंचेंगे सीएम।
तो आज का दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर शेड्यूल की बात करें तो गुरुद्वारे से शुरुआत होगी। गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व में 8:40 गुरुद्वारा पहुंच करके मत्था टेकेंगे। इसके बाद हिमाचल में चुनावी जनसभा, 3 विधानसभाओं में रैली करेंगे, 3 प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद मथुरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मथुरा में 2 दिन का कार्यक्रम है। सांसद हेमा मालिनी ने महारास कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसे भव्य बनाने के लिए, बड़े स्तर पर करने के लिए, और इसी कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। वहां पर कई और कार्यक्रम हैं। देखिए, ये पूरा शेड्यूल आपके सामने रख रहे हैं। 2:30 बजे शिमला के ठियोग विधानसभा पहुंचना है, तो शाम 5:25 मथुरा के वेटनरी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम, और यहां 5:35 पर वेटनरी गेस्ट हाउस भी पहुंचेंगे सीएम योगी। इसके बाद जिस तरीके का कार्यक्रम है 7 बजे का, वहां जवाहर पार्क पहुंच करके कार्यक्रम स्थल पर पहुंच करके 7 बजे से 8 बजे तक महाराष्ट्र का जो कार्यक्रम है इसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, आज का ये पूरा शेड्यूल है मुख्यमंत्री का, जहां शुरुआत गुरु नानक पर्व, प्रकाश पर्व के मौके से शुरू होकर के मथुरा में महारास कार्यक्रम में 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे। देखिए, अब कल तक की बात कर ले तो मथुरा में 2 दिन का ये पूरा शेड्यूल है, जहां कई तरीके की योजनाएं हैं और गुरुकुल के छात्रों को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। आइए सीएम योगी के हिमाचल दौरे की बात कर लेते हैं। आज सीएम चौथी बार हिमाचल प्रदेश की चुनावी दौरे पर रहेंगे और 3 विधानसभाओं में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे कांगड़ा जिले में पालमपुर विधानसभा में सीएम योगी की चुनावी सभा है। इसके बाद सीएम कुल्लू के अन्नी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं बात करें ठियोग विधानसभा में भी सीएम की जनसभा है, जिसे वो संबोधित करेंगे और भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करेंगे। तो देखिए, लगातार दौरों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टार प्रचारक की भूमिका में है और जिस तरीके से उनकी चुनावी रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, आज चौथी बार हिमाचल में वो रहेंगे और 3 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करेंगे, अपील करेंगे। और ये चौथा दौरा है स्टार प्रचारक की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर लखनऊ से है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, और आज ओपी राजभर के गढ़ गाजीपुर में भूपेंद्र चौधरी की बैठक है। पार्टी पदाधिकारियों से निकाय चुनाव पर मंथन होना है। ओम प्रकाश राजभर भी आज गाजीपुर में ही रहेंगे। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हलचल रही है ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, आज का दिन खास माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं राजभर वर्सेस राजभर वाले जंग की, क्योंकि आज 2 राजभर के बीच जमकर बयानों के तीर चले। कल ये हमने देखा, एक तरफ बीजेपी के अनिल राजभर तो दूसरी तरफ सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर थे, जिनके बीच लड़ाई किस बात पर शुरू हुई ये तो समझ नहीं आता, लेकिन भाषा की जो मर्यादा लांघी गई उसने ये साफ कर दिया कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। राजभर वर्सेज राजभर, जमकर चले सियासी तीर। कि इससे बड़ा मूर्खता वाला बयान क्या हो सकता है, और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी धूर्तई भी क्या हो सकती है। राजभर वोट की लड़ाई हनुमान चालीसा पर आई। देखिए, कुछ लोगों की राजनीति ओम प्रकाश राजभर का नाम लेके जिंदा है। जैसे किसी को भूत सताता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिसको राजनीति में दिक्कत होती है तो वो ओम प्रकाश चालीसा पढ़ता है। जहां एक तरफ मायावती अखिलेश यादव को मैनपुरी जीतने की चुनौती दे रही हैं, कांग्रेस निकाय चुनाव के जरिए अपने 3 दशक के वनवास को खत्म करने में जुटी है, वहीं यूपी में एक लड़ाई योगी कैबिनेट में मंत्री अनिल राजभर और सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच शुरू हो चुकी है। सोमवार का दिन इन दोनों के वार पलटवार के नाम रहा। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा मूर्खता वाला बयान क्या हो सकता है, और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी धूर्तई भी क्या हो सकती है।
आप जिसकी गाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहे हैं, जिसकी गाड़ी में बैठकर आप यहाँ से बांदा तक, चित्रकूट तक यात्रा कर रहे हैं, चुनाव में जिसके लिए वोट मांगे हैं, जिसको चुनाव लड़ाए हैं, जिसका समर्थन करते रहे हैं, तो आप किसको बताना चाहते हैं? आप जनता और सम्मानित मीडिया के सामने कितने बार बेनकाब होंगे? तो लोगों की राजनीति ओम प्रकाश राजभर का नाम लेके जिंदा है। जैसे किसी को भूत सताता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिसको राजनीति में दिक्कत होती है तो वो ओम प्रकाश चालीसा पढ़ता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर अपने बयानों के तीर चलाए हैं। इससे पहले भी अनिल राजभर असलम वाला अटैक ओम प्रकाश राजभर पर कर चुके हैं। आप सोचिए ना कि जिस महापुरुष का नाम लेकर आपने पार्टी बनाया और 20 साल तक उसी नाम के सहारे कितना आपको सम्मान दिया, और जिससे महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, राजभरों की लड़ाई हुई, सैयद सलार मसूद गाजी से जो एक आक्रांता था, बाहर का आक्रमणकारी था, आप उसके मजार पर चले गए वो वैसी के साथ चादर चढ़ाने। तो वो हम लोगों ने कुजात काट दिया है, राजभर समाज ने उनको कुजात काट दिया, उनका नाम असलम राजभर रख दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर सीएम योगी की तारीफें करते नहीं थकते, वहीं उनके मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर हमले क्यों करते हैं? तो एक लाइन में जवाब है कि जिस तरह एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही एक साथ दो राजभर नहीं रह सकते। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हो या अनिल राजभर, दोनों ही यूपी के राजभर वोट की राजनीति करते हैं। गौरतलब है कि अनिल राजभर को योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की विदाई के बाद ही बनाया गया था। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर फिर से भाजपा के साथ आए तो अनिल राजभर के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। मतलब एकदम साफ है कि ये दो राजभर के बीच की लड़ाई है, जो कहां जाकर खत्म होगी कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी का। उधर कानपुर से खबर है, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई पर आरोप लगा है। एक महिला ने इरफान सोलंकी के भाई पर घर फूंकने का, आग लगाने का आरोप लगाया है। रिजवान सोलंकी पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संदिग्ध परिस्थिति में जाजमऊ में घर में आग लगी। तो ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है रोते हुए, इनका कहना है कि इनके घर में ये जो आग की तस्वीरें आपके सामने हैं, ये इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने लगाई है। ये महिला रिजवान सोलंकी पर आरोप लगाती है। जाजमऊ में घर है जहां आग की तस्वीरें आपके सामने हैं और आरोप है इरफान सोलंकी, सपा नेता और विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर। आज घटना की हम लोग शादी में गए थे, ये देखिए घर में आग लगी। कई बार ये कर चुके हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी भाइयों को बंद करते हैं, भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे। इन लोग क्या आसान सा तरीका है। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। ये रिजवान सोलंकी इरफान सोलंकी के विधायक के भाई हैं, हाजी मुश्ताक सोलंकी की औलाद। ये लोग, मेरा नाम बेबी नाज है। ये मेरे प्लाट पे पीछे पड़े हुए हैं। आज से नहीं भाई, 86 हम लोग यहाँ रहते हैं, जब से लगातार पीछे पड़े इन लोग। मुरादाबाद से खबर है, आजम अब्दुल्ला से जुड़े केस की सुनवाई के मामले में 2008 के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। आजम अब्दुल्ला पर सड़क जाम करने, हंगामा करने का आरोप है, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप और सपा नेताओं पर भी आरोप है। इस पूरे मामले पर आज मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होना है। 2008 का यह मामला, जिसमें आजम और अब्दुल्ला आजम के साथ कई और सपा नेता शामिल हैं। आरोप यह है कि इन्होंने सड़क को जाम किया, सरकारी काम में बाधा डाला, नेशनल हाईवे पर आवाजाही में रोक लगाई और इसी मामले को लेकर के आज मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2008 का मामला और आज सुनवाई का दिन, जिसमें आजम और अब्दुल्ला आजम के साथ कई सपा नेताओं का भी नाम शामिल है। इस पूरे मामले पर आज कोर्ट से क्या अपडेट आएगी, इस पर निगाहें रहेंगी। एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा तमाम जानकारी। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि आज इस पूरे मामले को लेकर डेट है एमपी एमएलए कोर्ट मुरादाबाद में। न सिर्फ आजम और अब्दुल्ला आजम बल्कि कई और सपा नेता हैं। मामला है 2008 का, जब सरकारी काम में बाधा डालने,
हाईवे जाम करने, हाईवे पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत पैदा करने के इस पूरे मामले को लेकर के जब अदालत में पहुंचा गया तो आज सुनवाई का दिन है। 2008 का ये मामला जिसमें सुनवाई होगी। तो लगातार कानूनी शिकंजे, और आज किस तरीके की अपडेट आएगी, किस तरीके की खबर आएगी अब्दुल्ला के लिए और आजम के लिए, यह देखना होगा। वाराणसी से खबर है, ज्ञानवापी मामले में आज आ सकता है फैसला। आदि विश्वेश्वर केस सुनने लायक है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। महेंद्र प्रसाद पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट सुना सकती है फैसला। मामले में 15 अक्टूबर को बहस का काम पूरा हो चुका है, बहस पूरी हो चुकी है। अब आपको बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र पांडेय की अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा था और आज की तारीख तय की थी कि आज के दिन यह फैसला सुनाया जाएगा। यानी ये पूरा मामला सुनने लायक है कि नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार हमलावर रहा है कि ये मामला सुना ही नहीं जाना चाहिए। और देखिए, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा सपा को उसी के गढ़ में कड़ी टक्कर देने की तैयारी में लगी है। केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल ने कहा, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की सरकार की योजनाओं का असर देखने को मिलेगा, मैनपुरी में कमल खिलेगा। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अब मुलायम सिंह यादव नहीं है और बसपा ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में बसपा का वोटर किसी भी दल को वोट देने के लिए स्वतंत्र होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में रखती है। जो फौजें हैं शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उनको युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष किसी भी उत्तर प्रदेश के थाने के प्रभारी जितने घंटे काम करता है उससे ज़्यादा काम करता है। इसलिए केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो की गई हैं और राज्य सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था मैनपुरी में बहुत काम आएगी। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से बीजेपी के जो पसीना बहा रहे हैं, इससे निश्चित तौर से मैनपुरी में कमल खिलेगा। और रामपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने आजम खान को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में 12 नवंबर को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा सरकारी योजनाओं के अल्पसंख्यक लाभार्थी शामिल होंगे। लेकिन इस कार्यक्रम का असल मकसद है रामपुर में उपचुनाव से पहले आजम के किले को कमजोर करना। इसीलिए इस कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा 12 नवंबर को महात्मा गांधी स्टेडियम में अल्पसंख्यक मोर्चे का लाभार्थी सम्मेलन, जिसमें लगभग 10,000 से ऊपर की संख्या रहने वाली है, और जो लगातार ये रामपुर का समाजवादी किला बना हुआ है, इस बार ध्वस्त होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय की हुंकार भरेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।